हेलो वेलकम। माई सेल्फ पंकज कुमार कुमावत, स्टूडेंट एट आईआईटी जोधपुर। आज से हम हमारी मैथ्स की जर्नी शुरू करेंगे, 11th मैथ्स की बेसिक्स इंट्रोडक्शन से। तो हमारा ये फोकस रहेगा कि हमें रटना नहीं बल्कि समझना है, क्योंकि जब 11th से मैथ्स शुरू होती है वो आगे के मैथ्स के लिए एडवांस मैथ्स का रूट होती है। यहीं से ही मैथमेटिक्स, आगे के एडवांस मैथमेटिक्स कंसेप्ट बिल्ड होना शुरू होते हैं। तो 11th मैथ्स में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी का, वो है सेट्स। बेसिकली सेट्स जो चैप्टर है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसके लिए ये कंसेप्ट, थ्योरी ऑफ सेट्स जो है वो जर्मन मैथमेटिशियन जियोर्ज सेंटर द्वारा दिया गया था। इसकी इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि आगे के जो मैथमेटिक्स कंसेप्ट थे, जैसे कि रिलेशंस, फंक्शंस, उनके लिए ताकि सबको जो भी मैथमेटिक्स एलिमेंट्स होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा कैसे किया जाए, उनको एक अम्ब्रेला के नीचे कैसे ले आया जाए। तो उसके लिए उन्होंने सेट्स इंट्रोड्यूस किया, थ्योरी ऑफ सेट्स का इंट्रोड्यूस किया, जिसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, इसमें डेफिनेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशंस एटसेट्रा को हम देखेंगे। और फिर उसके बाद अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स की डेफिनेशंस देखेंगे। जिसमें कि जैसे एम्प्टी सेट्स, और फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट्स, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आते जाएंगे टॉपिक्स। फिर आगे सबसेट्स, यूनिवर्सल सेट्स, ये सारे टॉपिक आएंगे। फिर उसके बाद वेन डायग्राम्स, यहाँ से जो है जेई लेवल के क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से, सबसेट से, इन सब से। फिर सेट्स पे कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, ये बेसिक्स है आगे के लिए। और फिर कॉम्प्लीमेंट सेट्स, और फिर कुछ एग्जाम्पल्स, एडवांस्ड एग्जाम्पल्स, ये सभी हम देखेंगे। तो सेट बेसिकली क्या होते हैं, सेट समझने से पहले इसकी डेफिनेशन में जो वर्ड यूज़ होते हैं उन वर्ड्स को देखेंगे एक बार हम। तो जैसे कि है एक डेफिनेशन में स्टैंडर्ड शब्द आता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्या होता है, एक कलेक्शन इज सेड टू बी वेल डिफाइंड इफ वी कैन डेफिनेटली से दैट ए ऑब्जेक्ट बिलोंग टू दैट कलेक्शन और नॉट। A collection is said to be well defined if we can definitely say that a element or
ऑब्जेक्ट बिलोंग टू दैट सेट और नोट। तो इसमें हम जैसे देख सकते हैं कि मैथ्स यूनिवर्स में है कि वेल डिफाइंड के लिए कौन कौन से यूज़ करते हैं। मैथमेटिक्स यूनिवर्स जो है उसमें सभी जो होते हैं लिविंग, नॉन लिविंग या कोई भी एज सच एलिमेंट, तो उन सब को मैथ्स में ऑब्जेक्ट या एलिमेंट कह दिया जाता है। ऑब्जेक्ट, एलिमेंट और मेंबर ये कह दिया जाता है। तो सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। ए वेल डिफाइंड collection of objects or elements is called a set। तो इस डेफिनेशन को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टर्म है। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स डेली लाइफ में भी हम देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। वैसे ही जैसे हम कुछ भी कोई भी ऐसा ग्रुप बना देते हैं कि जैसे रिवर्स इन इंडिया या वेरियस टाइप किसी भी एज सच टॉपिक की, जैसे ट्राइंगल हो गया और जैसे नंबर लेस देन 10, ऐसे हम कुछ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन कर देते हैं। जैसे कि किसी के पास माई डिफरेंट वॉच कलेक्शंस, एटसेट्रा। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद है कि जो हम मैथ्स में देखते हैं कौन कौन से पर्टिकुलर सेट्स जिनका मैथ्स में यूज़ किया जाता है। पर्टिकुलर सेट्स यूज्ड इन मैथमेटिक्स। कुछ सेट्स आपने 9th-10th में भी देखे होंगे। कुछ सेट्स का इंट्रोडक्शन उन्हीं के बेसिस पे होता है। तो जो पहला सबसे कॉमन है जो हम देखते हैं, और ये नोटेशन होता है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसका मतलब इक्वल नहीं बल्कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस नोटेशन का यूज़ करते हैं। ये होता है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स इसमें कैसे कहाँ से शुरू होता है, 1 से 2 ऐसे चलता रहता है आगे। और उसके बाद अगला आता है जेड, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये कैसा होता है, जैसे कि आपने नंबर लाइन पे पढ़ा ही होगा 0, -1, 1, 2, -2, ये ऐसा होता है। ये भी एक तरह से ऐसे चलता रहता है। अगला होता है क्यू, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ ऑब्वियसली q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ऐसे सारे जो भी नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। और इसका ये कॉम्प्लीमेंट होता है, या कहे कि इसके अलावा जो होता है वो होता है क्यू डैश से, जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं द सेट ऑफ इरेशनल्स। और फिर इन सब को कंबाइन करके इनसे अगला आता है आर, द सेट ऑफ रियल नंबर। द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और फिर आता है
जेड प्लस, जो कि होता है जेड, तो हमने अभी देखा कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो जेड प्लस होता है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में कहाँ से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे और आगे जो पॉजिटिव होंगे वो इंटीजर्स। और ऐसे ही आर प्लस भी हम डिफाइन कर सकते हैं, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। यहाँ पे ये रहेगा कि आपको सोचना है कि जीरो को इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं। बेसिकली इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की बजाय ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 0, और आर को करते हैं -∞ टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, यानी कि सारे पॉइंट्स जितने भी हम पॉइंट्स सोच सकते हैं वो सभी रियल नंबर में इंक्लूड होते हैं। और एक अब है ये आपको सोचना है कि जीरो हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं। फिर आता है डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए सेट, हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। हमने अभी देखा कि सेट क्या होता है, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, जिसमें कि हम अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की बजाय कई बार क्या वर्ड यूज़ कर लिया जाता है, एलिमेंट्स, मेंबर ऑफ ए सेट, ये सभी सिनोनियम से कोई भी वर्ड इनमें से यूज़ किया जा सकता है। ये हो गया पहला पॉइंट कि एलिमेंट, ऑब्जेक्ट या फिर मेंबर, कुछ भी बोल सकते हैं सेट के एलिमेंट को। और फिर होता है कि ये सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल लेटर। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे कोई सेट हो गया ए बी एक्स पी एट्सेट्रा, जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर उनको रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स में कैसे, जैसे कि किसी सेट में कोई एलिमेंट है उनको ए बी सी एक्स एक्स वाई एट्सेट्रा, कुछ भी स्मॉल लेटर्स में। अब है कि सेट में कुछ एलिमेंट होते हैं, जैसा कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स होता है, तो उस एलिमेंट को हमें बताना है कि ये सेट का पार्ट है, तो उसको कैसे बताएंगे, तो उसके लिए लेट ए बी एनी सेट, और उसके अंदर एक एलिमेंट है ए, एलिमेंट ए ऑफ सेट। तो अब हम कैसे बताएंगे कि जो है ए इज पार्ट ऑफ सेट। उसके लिए ग्रीक सिंबल का यूज़ किया जाता है, जो कि ये होता है। इसका मीनिंग होता है बेसिकली बिलोंग टू, या फिर हम कह सकते हैं कि हाँ ये उस सेट का पार्ट है, ये इस प्रकार से। तो ए बिलोंग्स टू ए, ये स्टैंडर्ड
नोटेशन हो जाएगा किसी भी एलिमेंट को सेट में बताने के लिए कि ये एलिमेंट उस सेट का पार्ट है। फिर इसका नेगेशन, मान लीजिए कोई एलिमेंट बी है जो इसका पार्ट नहीं है, उसके लिए इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। उसको बोलेंगे कैसे? इसको बोलेंगे ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। उसी प्रकार से स्मॉल बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये हो गया। उसके बाद सेट को किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट मैथमेटिकली। सो हमने ये तो जान लिया कि सेट में एलिमेंट होते हैं और वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, लेकिन उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसके लिए दो मेथड हैं। पहला मेथड है जिसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। फिर देखेंगे यह क्या होता है। उससे पहले दूसरी जो टाइप होती है उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर उसको कभी कभी प्रॉपर्टी मेथड भी कहा जा सकता है। कई सारे क्वेश्चंस में कई बार सेट बिल्डर की बजाय पूछ लेते हैं कि सेट को प्रॉपर्टी मेथड में कैसे लिखेंगे। तो पहला है रोस्टर फॉर्म। इसके बारे में पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानते हैं अबाउट एलिमेंट्स इन सेट। जो कि जैसे कोई एक सेट है, उसको लिखा कैसे जाता है? उसको रिप्रेजेंट तो कैपिटल लेटर से किया जाता है और फिर उसको करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मान लीजिए उसमें कुछ एलिमेंट है A1 A2 ऐसे करके A5 तक, तो इसमें किसी भी एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं होता है, रिपीटिशन नहीं होता है। तो रोस्टर फॉर्म में किसी एलिमेंट को कैसे लिखेंगे? जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको। कोई लेट ए इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं इस प्रकार की करली ब्रैकेट से। फिर पहला नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10, ये हो गए नेचुरल फर्स्ट 5 नेचुरल इवन नंबर्स। और एलिमेंट को ये जो बेसिक रूल पढ़ रहे थे उसमें पहला था रिपीटिशन नहीं करते। दूसरा होता है कि एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कोमा, जैसा कि मैंने सारे एग्जांपल्स में किया है। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि मल्टीपल्स, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2। कोई सेट मान लीजिए ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये आगे चलता जाएगा। या फिर कोई और एक और एग्जांपल, द सेट ऑफ
all natural numbers which divide 32। सो 32 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं? 1, 2, 4, 8, 16 और 32 खुद। ये तो हुआ कि एलिमेंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक और बेसिक रूल है कि एलिमेंट्स का सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर व्हेन वी राइट ए सेट इन रोस्टर फॉर्म। बेसिकली इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे हमने ये लास्ट अभी सेट देखा जिसमें एलिमेंट्स थे 1, 2, 4, 8, 16, 32। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2, 4, 1, 16, 8, 32। और ये हमने रिपीटिशन वाला रूल पढ़ा था। इसमें जैसे हम एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि कोई सेट डी की ऑल अल्फ़ाबेट्स इन स्कूल वर्ल्ड में कौन कौन से अल्फ़ाबेट होते हैं, तो इसको हम SCHOL एक ही बार लिखेंगे, रिपीटिशन नहीं करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स और देख सकते हैं जैसे कि, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं LOCHS। मतलब सीक्वेंस लिस्टिंग एलिमेंट्स को किस प्रकार से करेंगे वो डिपेंड नहीं करती है। और चौथा पॉइंट हो जाएगा इसी के अंदर कि जो एलिमेंट्स होते हैं सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट जितने भी होंगे वो सभी एक ही सेट का पार्ट होंगे। ये बेसिकली ज़्यादा सेट बिल्डर फॉर्म में हम देखेंगे। इसके लिए अब चलते हैं अगला, अपना दूसरा रिप्रेजेंटेशन मेथड जो कि है सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर हमने लिखा था प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इट टेल्स अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सेट ओनली। यही इसका मीनिंग है। लेकिन कई बार जब हम सेट बिल्डर यूज़ करते हैं, अचानक से प्रॉपर्टी मेथड दिख जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं? बेसिकली कोई भी सेट, लेट ए बी एनी सेट, हमें शुरुआत से ही उससे पहले एक आदत डालनी है कि हमेशा जब भी हम मैथ्स लिखते हैं, एग्ज़ाम हो चाहे कुछ भी हो, जो भी हो, बेसिक चीज़ें पहले लिखनी है। और हमेशा आदत डालनी है कि जैसे मैं हर बार ये लगा रहा हूँ लेट ए बी एनी सेट, तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर करते टाइम मान लो उसमें सेट डिफाइन नहीं किया हुआ हो, तो जब हम खुद डिफाइन कर रहे होते तो हमें सीधा ए इज इक्वल टू कुछ नहीं लिखना है, हमें पहले ये लाइन लिखनी ही है कि लेट ए बी एनी सेट। इससे क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस बनती है, आपका जो बेसिक है वो क्लियर रहता है कि हाँ, कई बार हो जाता है कि हम जैसे आगे पढ़ेंगे तो कई बार 2 बार यूज़ कर लेंगे हम ये, फिर सोचेंगे ये ए कौन सा वो ए कौन सा है। इसलिए हर चीज़ को हमें डिफाइन करके चलना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में किसी एलिमेंट को ऐसे इस प्रकार लिखते हैं कि x, और फिर यहाँ पे इस प्रकार का सिंबल यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं सच दैट x सच दैट
एक्स कुछ भी, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक्स इज़ ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कोई एक्स एक वोवल है। इसको कुछ अलग भी लिख सकते हैं, कई बार हम ये नोटेशन भी यूज़ कर लेंगे सेम। इन दोनों का मीनिंग एक ही है। तो हम देखेंगे फिर इसको, ए को रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, जो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब बेसिकली प्रॉपर्टी बताता है उसकी, तो है कि उसमें सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी बताते हैं जो कि उन एलिमेंट के द्वारा तो की जाती है, लेकिन बाहर उसके सेट के अलावा जो बाहर एलिमेंट है उनमें वो प्रॉपर्टी हो, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हमने ये भी ऊपर वाला सेट लिया, इसमें ये ए ई, चूँकि हम आई ओ यू ऐसे कन्फ्यूज़न हो तो क्योंकि हमने लिखा था कि हम छोटे अक्षरों में ही यूज़ करेंगे, कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एलिमेंट हो गए। ये एक सिंगल प्रॉपर्टी फॉलो करने चाहिए, कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए सबकी। कॉमन प्रॉपर्टी हैव टू बी एटलीस्ट वन कॉमन प्रॉपर्टी, या फिर यूँ कहे तो सब सेम प्रॉपर्टी के होने चाहिए। और ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बार ऐसे भी लिखते हैं, नो प्रॉब्लम, ये कोमा है। अब जैसे हमने कुछ एग्जांपल किए थे, उन्हीं एग्जांपल्स को वापस देखते हैं कि जैसे हमने एक सेट लिया था, उसको क्या रिप्रेजेंट किया था हमने, सी सेट जो हमारा था, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 32, सेट ऑफ all natural numbers which divides 32। हर जगह हमें लिखने की आदत डालनी है। हमें कई बार बोरिंग लगने लग जाता है कि बार बार सेम चीज़ को, जैसे मैंने एक बार डिफ़ाइन कर दिया, लेकिन जैसे ही हम कुछ चेंज कर रहे हैं उस सवाल, कोई एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे ही कोई पॉइंट चेंज कर रहे हैं उस सवाल में, तो वहाँ लिखना ज़रूरी हो जाता है। इससे क्या होता है कि मैथ्स एकदम डिफाइंड लगती है, हमें इजी लगती है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे हमने लिखा था, रोस्टर फॉर्म में था कि 1 2 4 8 16 32 ये एलिमेंट थे। अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन चलिए पहले हम देखते हैं कि x such that x is a factor of 32। और कैसे लिखेंगे इसको, और लिख सकते हैं जैसे यही स्टेटमेंट लिख सकते हैं, x such that x belongs to नेचुरल नंबर और x डिवाइड्स 32। ये भी मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में हमें जो वो एलिमेंट्स प्रॉपर्टी बता रहे हैं और जिस प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी हमें वहाँ लिख देनी है। कई बार होता है कि बनाना हार्ड हो जाता है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे कि हमने ए एग्जाम्पल को किया, एक्स इज़ ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वैसे ही कुछ और, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेट डी क्या है, कुछ अलग ले लेते हैं, जेड सच दैट जेड, और हमेशा ऐसे ही पढ़ने की आदत डालनी है, ये हैबिट में आएगा तब और आसान हो जाएगा। जेड सच दैट जेड इज़ एन ओड नंबर। ओड नंबर हम सभी जानते ही है, जैसे उसमें होता है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। और एक एग्जांपल, y such that y is an prime number।
हमने 9th क्लास में 9th-10th में पढ़ा कि प्राइम नंबर क्या होता है, जिस ऐसा कोई नंबर जिसके फैक्टर सिर्फ 1 और वो नंबर खुद हो। ए नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ मान लो हमने यहाँ p लिखा है तो इटसेल्फ p। तो उसको यहाँ कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म ये हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म हो गया, रोस्टर डी सेट डी लिखा है सेट बिल्डर। तो ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। फिर रोस्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे कुछ इस प्रकार 1 2 3 5 7 एट्सेट्रा। तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे हो सकते हैं जिसको इस फॉर्म में लिखा है उस फॉर्म में लिखना हार्ड होगा, या फिर रोस्टर फॉर्म में लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हार्ड होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे देखेंगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, तो एग्ज़ाम क्वेश्चंस कई बार सीधा वेरी शॉर्ट और प्रिसाइज होता है। जब हमारा इनफ प्रैक्टिस होता है ना, तो हम आसानी से वी कैन इजीली सॉल्व इजीली। सबसे पहले मैथ्स में जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो पहला होता है क्वेश्चन का मीनिंग मेकिंग, क्वेश्चन का मीनिंग मेकिंग। क्वेश्चन का मीनिंग मेकिंग। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल देखते हैं जहाँ एक कंडीशन और एक्स्ट्रा लगती है जो हमें लिखनी ही होती है, वरना उस सेट का मीनिंग बदल जाता है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि वो प्रॉपर्टी, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है वो सभी हमें लिखनी पड़ेगी। जैसे कि एक कुछ लिया, लेट ई बी एनी सेट, थोड़ा सीक्वेंस, यहाँ से हमने एग्जाम्पल शुरू किए थे बहुत सारे। ये कोई सेट है जो कि रोस्टर फॉर्म में है कुछ इस प्रकार, रोस्टर फॉर्म में है कि 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ हमें दिख तो रहा है कि ये 1 to 7 फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर टिल 7। लेकिन ये इतना, दिस इज़ नॉट वेरी स्टैंडर्ड, कई बार ये अच्छा नहीं लगता। तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए मैंने जैसे कहा कि वेरी शॉर्ट वेरी प्रिसाइज वो होता है मैथ्स में स्टैंडर्ड। तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, और ये करली ब्रैकेट्स इम्पोर्टेंट होते हैं। हम ये लिखेंगे तो वो अलग मीनिंग शो करेगा। जैसे कि हमने देखा कि ब्रैकेट होगा या फिर उसको बोलेंगे, ब्रैकेट में भी 3 टाइप होते हैं बेसिकली, यहाँ पे हम देख सकते हैं। सबसे छोटा ये होता है, इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। एक ये होता है बिग ब्रैकेट या क्लोज्ड ब्रैकेट बोलते हैं जिसको, और ये होता है करली ब्रैकेट्स, जो कि आगे का मैथ्स का मेजर पार्ट, यही इसी के सहारे चलता है आगे का मेजर पार्ट्स। क्योंकि सेट से रिलेटेड हम आगे और देखेंगे फंक्शंस, रिलेशंस, ये सभी, और जहाँ भी हमें कुछ रिप्रेजेंट करना होगा तो ये ब्रैकेट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस ब्रैकेट की भी हमें साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है, एक बार में क्या पता सही बने ना बने। तो इसको लिखेंगे x सच दैट x इज़ लेस देन 7। क्या इतना लिखने से कंप्लीट हो जाएगा? अब मैंने जैसे कि ऊपर बहुत सारे सेट बताए, सेट ऑफ
नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ क्या कहते हैं रियल नंबर्स। तो ये क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। तो हमें इसके साथ ये लिखना पड़ेगा x बिलोंग्स टू n। हमने ऐसा एग्जांपल लिया है कि जहाँ पे ये भी हो सकता है इसकी बजाय x बिलोंग्स टू z प्लस, क्योंकि ये भी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ही है। लेकिन हमें साथ में ये कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी। एक और एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर दिस। हमें धीरे धीरे समझते हुए चलना कि कौन सा जो भी क्लियर नहीं हो उसके लिए हम और एग्जांपल्स यूज़ करें, क्योंकि यह सेट्स ऐसा टॉपिक है ना जो अभी जब इंट्रोडक्शन हो गया तब बहुत एकदम यूँ हमें लगेगा कि ये बेसिक चीज़ है, लेकिन जब ये धीरे धीरे प्रिसाइज होता जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, तब उसके लिए हमें इस सेट बिल्डर फॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए शुरुआत से ही हमें ये रखना है कि शुरुआत में इसको एग्जांपल से समझे, फिर उस एग्जांपल को किस प्रकार से जनरलाइज करें, क्योंकि मैथ्स जो है वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है कि कुछ भी स्पेसिफिक टू जनरलाइज, ये फॉर्म होता है। एक्सेप्शनली कुछ टॉपिक के लिए हम ये भी यूज़ कर सकते हैं कि जनरलाइज टू स्पेसिफिक, लेकिन मोस्टली यही कॉमन यूज़ होता है। तो एक मैं सेट देता हूँ लेट, हमने बहुत सारे यूज़ कर लिए हैं, अल्फ़ाबेट्स पूरे होने वाले हैं हमारे, कोई बात नहीं। लेट ए बी एनी सेट, पुराने ए को भूल जाना है। लेट ए बी एनी सेट इन रोस्टर फॉर्म। शुरुआत में जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें ये सब लिखना है रोस्टर फॉर्म। धीरे धीरे जब ये हैबिचुअल हो जाएगा, जब हमें लगेगा कि नहीं हाँ अब हो जाएगा, तब ऐसे ही रखना है। तो ए में कुछ एलिमेंट दे देता हूँ मैं, जैसे 3, 9, 27, 81। ऐसे देखने से हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि पहले 3 है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 3 का क्यूब है, फिर 3 टू द पावर 4 है। तो इसको हमें एक आइडिया तो मिल गया कि ये 3 की कुछ पावर इंक्रीजिंग पावर से या 3 की पावर से। तो अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखने जाएंगे तो और हमें ये भी पता है कि इसकी पावर नेचुरल नंबर्स में बढ़ रही है। ये भी हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पावर इंक्रीज़ हो रही है, 3 की पावर इंक्रीज़ हो रही है n में, इन n। तो उसके लिए x सच दैट x, कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली कॉमन x ही यूज़ करते हैं, क्योंकि जिससे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। और फिर 2 की पावर n, यह हो गया 3 की पावर n, सॉरी 3 की पावर n हो गया। और फिर n कहाँ से वेरी कर रहा है, हमने देखा कि इसमें 4 एलिमेंट है अपने, तो 1 to n वेरी कर रहा है, 1 to 4। अब n हमने यहाँ एक नया चीज़ डिफाइन की। मैंने ऊपर क्या बोला था कि कुछ भी जब हो तो उसको भी हमें डिफाइन करना है, तभी वो स्टेटमेंट वो सेट बिल्डर फॉर्म में या जो भी हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो तभी कंप्लीट होगा। तो हमने यहाँ n डिफाइन कर दिया। क्वेश्चन में ऐसा कोई n नहीं दे रखा है, तो इस n को भी हमें डिफाइन करना, n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर्स। बेसिकली मैं n के पास में जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, n के पास में एक छोटा इस प्रकार से ही यूज़ कर रहा हूँ। यही प्रैक्टिस में लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी हैबिट अच्छी बनेगी। क्योंकि कई बार होगा कि हमें 2 n यूज़ करने पड़े, वहाँ दिक्कत होगी। और अब हम चलते हैं NCERT के कुछ एग्जांपल्स, क्योंकि NCERT जैसे पता है JEE और नीट, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए क्या है, इन सब एग्ज़ाम की हम कह सकते हैं कि आत्मा है, आत्मा। मैं तो बेसिकली यही बोलता हूँ कि JEE नीट के लिए जो है NCERT। तो अब NCERT का एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम। एग्ज़ाम्पल जो कि बुक में दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखने से पहले इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और आगे सोल्व करेंगे एक्स माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और जब भी हम कुछ स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर रहे होते हैं तो इन सब का आप यूज़ कर सकते हैं आपके आंसर को और अच्छा बनाने के लिए। x माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें पता चल गया कि x के 2 सॉल्यूशन होंगे, x इज इक्वल टू 1 और 2 माइनस 2, सॉरी ये x प्लस 2 था। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लेट ए बी एनी सेट, जैसे कि मैंने पहले बताया, पहले हमें सेट डिफाइन करना है हमेशा, फिर ए में एलिमेंट डालेंगे 1 माइनस 2। ये हो गया रोस्टर फॉर्म। और अब ये भी पूछ सकते हैं कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए x such that x is the solution of quadratic equation x square plus x minus 2 is equal to 0। x square plus x minus 2 is equal to 0। और इसके बाद एक एग्जांपल और हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। कोई भी सेट क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। जब हम इसका सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो हमें पहले इस सेट को एक नाम देना है, लेट बी बी एनी सेट। तो b इज इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, एक बार इसको वापस लिखना है फिर से। और उसके बाद हम एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40 दे रखा है। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हमें बताने हैं जो कि जिनका स्क्वायर लेस देन 40 हो। तो पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होता है, 1 का स्क्वायर भी 40 से कम है, उसके बाद 2 का स्क्वायर भी कम है, 3 का स्क्वायर 9 वो भी 40 से कम है, 4, उसके बाद 5, 6 और 7 का स्क्वायर 49 होता है जो कि 40 से ज़्यादा हो जाएगा। और अगेन सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप 1, 3, 4, 5, 6, 2 कैसे भी लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल से ही अच्छी प्रैक्टिस बनेगी। क्वेश्चन में ही डिफाइन करके दिया हुआ है हमें एक सेट 1, 4, 9, 16, 25 आगे चलता जा रहा है। इसको हमें वी हैव टू राइट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। पहला जो कि होता है, सबसे पहले इसको देखते ही हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि स्क्वायर हो रहा है, कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है। तो पहला तो हम ये लिख सकते हैं, एक्स इज़ द एक्स सच दैट एक्स इज़ द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और फिर इसको थोड़ा और प्रिसाइज, शॉर्ट और प्रिसाइज बनाने के लिए
जो कि इस प्रकार से हो जाएगा x सच दैट x इज इक्वल टू एन स्क्वायर। और हमने n नया डिफाइन किया है, तो वो कहाँ बिलोंग करता है वो भी बताना पड़ेगा। n बिलोंग्स टू n। उसके बाद एक और एग्जांपल के थ्रू, जो कि है थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेट दे रखा है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। लेकिन हम देखेंगे कि ऐसे देखने पे पता चल रहा है कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ बढ़ रहा है, दोनों तरफ डिजिट्स बढ़ रहे हैं। तो लेट सी बी एनी सेट, सबसे पहले सेट को डिफाइन करना है कि हम कौन से कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ तक का तो हमें पता है एक्स सच दैट एक्स। अब इसमें देखने पे हमें आइडिया लग रहा है कि यहाँ जाने पे +1 हो रहा है, यहाँ जाने पे भी +1 हो रहा है। और फर्स्ट एलिमेंट कुछ इस प्रकार से है कि ऊपर अगर हम n माने तो नीचे उससे 1 ज़्यादा है, यहाँ भी +1 है तो n +1। और कहाँ तक जा रहा है ये, हमें n हमने नया डिफाइन किया है, n बिलोंग्स टू n लिख सकते हैं सीधा, या फिर पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि n इज़ ए नेचुरल नंबर, लेकिन लिखना ज़रूरी है। और उसके बाद n कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है हमारा, 1 से 6 तक। ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल के साथ, उसमें है कि कुछ हमें दे रखे हैं, उनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में, उनके सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जैसे कि हो गया PRINCAL। एग्जाम्पल में ऐसा दे रखा है कि ऐसा देखने पे हमें लग रहा है कि ये कुछ अल्फ़ाबेट्स है जो कि किसी स्पेलिंग के है। तो जैसा कि एग्जाम्पल में दे रखा है, मैच करना है, तो उस हिसाब से ये है कि x सच दैट x इज़ ए लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल। लेकिन यहाँ तो हमें जब मैचिंग करना दे रखा है, इसलिए हम बता सकते हैं कि ये प्रिंसिपल के वर्ड है। अगर ऐसा नहीं है तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उसके लिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x such that x is a alphabet of vocabulary। इतना लिख के कंप्लीट नहीं करना है, क्योंकि इसमें जब किसी स्पेसिफिक के बारे में दे नहीं रखा होता है तो हमें यहाँ भी x को इसके अंदर डिफाइन करना पड़ेगा, PRI, जो कि बेसिकली रोस्टर फॉर्म ही हो गया इसका। तो इसके लिए जो डिफाइन कर रखा होता है उस हिसाब से ही हमें करना है। और एक और हो गया 0 का सेट बिल्डर फॉर्म, उस क्वेश्चन के हिसाब से मैच करेंगे हम। तो है कि x such that x is an integer। ये स्टेटमेंट तो हम सिर्फ 0 को देख के लिख सकते हैं, और अगर कुछ नहीं दे रखा है तो ये लिखेंगे। और अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल चले तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल ये ऐसे हो जाएगा, x such that x is an integer, x plus 1 is equal to 1। और ऐसे ही लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है एक, x such that x is an integer
एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हमें पता है कि एक्स वो इंटीजर है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे इस तरह से सॉल्व होगी ये इक्वेशन। तो x की दो वैल्यू हमारे पास निकल के आई 3 और -3, और इसको हम कुछ भी एक सेट का नाम दिया उसमें लिख देंगे -3, 3। इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं, x such that x is an positive integer and a divisor of 18। जैसा कि होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो एलिमेंट होते हैं दे रखे होते हैं वो एक कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। तो यहाँ हमें दो कॉमन प्रॉपर्टी दी है। पहली क्या है कि x कुछ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और डिवीज़र ऑफ 18 होना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर में पहला डिवीज़र ऑफ 18 होगा 1, उसके बाद 2, 3, 6, 9 और 18। इस प्रकार से इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे क्रॉस चेक करने के लिए कि वो उसमें जितनी भी प्रॉपर्टी दे रखी है सब प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस बेसिस पे हम उसको क्रॉस चेक या वेरीफाई भी अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे देखेंगे।